कितना भी पकड़ लो, कितना भी पकड़ लो, ये फिसलता जरूर है। ये वक्त है साहब, बदलता जरूर है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हमने एक ल्यूसेंट की सीरीज चला रखी है फिजिक्स की पूरी ल्यूसेंट की फिजिक्स हम करने जा रहे हैं। जिसकी 2 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं, आज तीसरी क्लास जिसकी आज आपके सामने है। जैसा आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे, ल्यूसेंट की किताब आपके सामने है। स्टूडेंट, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है और लिंक पे जाके आप पिछली वीडियोस को वहां से देख सकते हैं। और बहुत ही शानदार क्लास चल रही है स्टूडेंट, तो सभी बच्चे जुड़ जाइए फटाफट। गुड इवनिंग टू एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हाय हेलो नमस्ते भैया। सभी बच्चों को राम राम, सायकाल की राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम भैया। गुड इवनिंग एवरीवन, जल्दी जल्दी फटाफट सारे बच्चे जुड़ जाइए, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, आज बड़ा ही शानदार टॉपिक होने वाला है, बड़े अच्छे अच्छे कंसेप्ट आने वाले हैं इस लूसेंट में। मैं बड़े अच्छे तरीके से उनको आपके सामने पेश करूंगा और आप उनको अच्छे से समझ भी पाएंगे। फटाफट जुड़ जाइए सारे बच्चे, ब्रॉड को शेयर कर दीजिए, लाइव को शेयर कर दीजिए सभी बच्चों के पास, अपने मित्रों के, यारों के, दोस्तों के पास। ओके स्टूडेंट, ज़्यादा समय को जाया ना करते हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। तो दोस्तों, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में, पिछली क्लास में जैसा आपको पता होगा, जो बच्चा क्लास देखा होगा, आवेग के बारे में हम जिक्र कर रहे थे, इम्पल्स के बारे में जिक्र कर रहे थे। उसी से आगे बढ़ते हुए आज की क्लास में हम अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीपीटल फोर्स के बारे में जानेंगे। स्टूडेंट, जब मैं सेंट्रीपीटल फोर्स की बात करता हूं तो इसमें 2 बल आते हैं, एक होता है सेंट्रीपीटल और एक होता है जी सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल को बोला जाता है अपकेंद्रीय बल एंड दिस इज अभिकेंद्रीय बल। दोनों को एक साथ समझते हैं, इसकी लैंग्वेज में समझते हैं पहले, फिर मैं अपनी तरह से आपको बताने वाला हूँ। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर घूम रही होती है, चल रही होती है या चलती है, तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। इस बल को ही अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इस बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती है। यदि कोई m द्रव्यमान का पिंड v चाल से r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर चल रहा है तो उस वस्तु पर कार्यकारी वृत्त के केंद्र की ओर आवश्यक अभिकेंद्रीय F इज इक्वल टू mv² बटे में r। देखो, इस सारी की सारी कहानी का मतलब क्या है। जब कोई वस्तु किसी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही होती है स्टूडेंट, जब कोई वस्तु किसी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही होती है तो उसके केंद्र की तरफ, किधर स्टूडेंट, उसके केंद्र की तरफ एक बल लगता है। उस बल को बोला जाता है अपकेंद्रीय बल, ओ सॉरी अभिकेंद्रीय बल। उसको क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल। और केंद्र से विपरीत दिशा में, केंद्र के बाहर की तरफ, केंद्र से जो बाहर की तरफ बल लगता है और उस बल को बोला जाता है अपकेंद्रीय बल। स्टूडेंट, आप समझ पा रहे होंगे, मैं फिर दोबारा बता देता हूं, ध्यान से समझिएगा इस कंसेप्ट को। अभिकेंद्रीय बल, जब कोई वृत्ताकार मार्ग पर कोई वस्तु घूम रही होती है तो उसके केंद्र से अंदर की तरफ जो बल लगता है दैट इज कॉल्ड अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल। और बाहर की तरफ जो बल लगता है केंद्र से दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको अपकेंद्रीय बल कहते हैं। आइए इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। स्टूडेंट, जितनी भी गर्ल्स यहाँ पे इस वीडियो को देख रही होंगी या बॉयज भी देख रहे होंगे, कपड़े धोए हैं आपने? जब आप वॉशिंग मशीन में कपड़े को सुखाते हैं, जो कपड़े सुखाने वाली वॉशिंग मशीन होती है, जब उसमें कपड़े सूखते हैं, जब वो घूमती है, तो जब सूखने के बाद जब वो मशीन रुकती है तो आपने देखा होगा वो कपड़े साइड में चिपके हुए मिलते हैं, बीच में से खाली स्थान सा होता है। क्यों? क्योंकि केंद्र से वो बल कहाँ लगता है? बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ लगने वाले बल को क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय बल। सो इट मीन्स कपड़े सुखाने वाली मशीन जो एग्जाम्पल है वो किसका है? अपकेंद्रीय बल का है। दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन, आपके घर में रही होगी, दूध चलाने वाली मशीन या क्रीम निकालने वाली मशीन, यस एंड नो। तो वो जो दूध चलाने वाली मशीन होती है, आपने देखा होगा बीच में से खाली स्थान सा कर देती है और जो दूध होता है, जो छाछ होती है आपकी, जो दही होती है, उसमें से मक्खन को साइड में हटा देती है, बाहर की तरफ हटा देती है। केंद्र से बाहर की तरफ लगने वाले बल को क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय बल। क्लियर है स्टूडेंट? आपने देखा होगा जो आटा चक्की होती है, साल पहले जो हमारी दादी अम्मा होती थी, बड़े बूढ़े बुजुर्ग आपके घर में शायद होगा भी, तो वो जब उसमें दाल डालते हैं, बीच में से उसको पीसते हैं, तो वो साइड में फेंक देती है, तो वो भी जो साइड में केंद्र से बाहर की तरफ जो बल लगता है वो भी कौन सा होता है जी? अपकेंद्रीय बल ही होता है।
क्लियर है स्टूडेंट? जब मैं अभिकेंद्रीय बल की बात करता हूं तो केंद्र की तरफ लगने वाला बल क्या कहलाता है? अभिकेंद्रीय। इसके एग्जांपल्स इसमें नहीं दे रखे हैं स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है ग्रहों का घूमना। जो ग्रह घूमते हैं वो किसके कारण घूमते हैं, कौन से बल के कारण घूमते हैं? अभिकेंद्रीय बल के कारण, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। क्लियर है? और घड़ी की जो सुई होती है, घड़ी की जो सुई घूमती है घड़ी में, वो भी कौन से बल के कारण घूमती है? अभिकेंद्रीय बल के कारण घूमती है। और इसमें जब हम आगे की तरफ चलते हैं स्टूडेंट, इसमें एक चीज देखने को मिलती है। आपने मौत का कुआं देखा होगा, यस एंड नो? स्टूडेंट जब मैं मौत के कुएं की बात करता हूँ, मौत का कुआं मतलब वो मौत का वैसे नहीं होता। आपने देखा होगा जब आप मेले वगैरह में जाते हैं तो वहाँ फंटियों का सा, बांस का सा इस तरह से लगा होता है, यस एंड नो? अरे मौत का कुआं देखा है नहीं देखा स्टूडेंट? रिस्पॉन्ड करिएगा कमेंट सेक्शन में, किस किसने मौत का कुआं देखा है? हाँ, मौत के कुएं में बाइकें चलती हैं, जिसमें गाड़ियां चलती हैं गोल गोल, यस एंड नो? वो कैसे चल जाती हैं? वो कौन से बल के कारण? पढ़िएगा इस लाइन को। वृत्तीय पथ पर गतिमान वस्तु पर कार्य करने वाले अभिकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया होती है। जैसे मौत के कुएं में कुएं की दीवार मोटरसाइकिल पर अंदर की ओर क्रिया बल लगाती है, जबकि इसकी प्रतिक्रिया बल मोटरसाइकिल द्वारा कुएं की दीवार पर बाहर की ओर कार्य करता है। कभी कभी बाहर की ओर कार्य करने वाले इस प्रतिक्रिया बल को भ्रमवश अपकेंद्रीय बल बोल दिया जाता है या कह दिया जाता है। स्पष्ट शब्दों में लिख रखा है कि जो कि बिल्कुल गलत है। तो इट मींस स्टूडेंट, जो मौत का कुआं होता है वो अभिकेंद्रीय बल पर आधारित होता है। आइए इसको प्रैक्टिकल समझाता हूं। मौत का कुआं इस तरह से होता है, फंटियों का सा बना होता है। कभी भी देखना, आप ऑब्जर्व करना उस मौत के कुएं में, जब कभी भी आगे आप जाओ देखने का मौका मिले, तो कभी भी ना गोल गोल नहीं घूमेगा ऐसे। वो गाड़ियों को चलाएगा इस हिसाब से, चलाएगा इस हिसाब से। बाइक को चलाएगा ऊपर से ऐसे ले जाएगा नीचे, इस शेप में ले जाएगा, कभी भी इस तरह से नहीं घूमेगा। क्यों? क्योंकि टायरों की फोर्स उन फंटियों पे पड़ती है, उस बांस की चीज जो मौत का कुआं होता है उस पे पड़ेगी, तो बाहर की तरफ बल लगता है। लेकिन बाहर की तरफ अगर बल लग गया तो वो फंटियों को फाड़ के निकल जाएगा। अब होता क्या है कि एक अपोजिट फोर्स भी लगती है पल्ली तरफ से। जब अपोजिट फोर्स लगती है तो वो उसके केंद्र में बना रहता है, जिसकी वजह से वो उसके आसपास 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 घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, जिसकी वजह से वो गिरता नहीं है। तो ये कौन से बल पर आधारित होता है स्टूडेंट? ये अभिकेंद्रीय बल पर आधारित होता है। अपकेंद्रीय मत लगाना, अपकेंद्रीय का मतलब होता है बाहर की तरफ। अगर बाहर की तरफ बल लग गया तो वो बाहर हो जाएगा, गिर जाएगा। बात समझ आ रही है? गोल गोल इसी वजह से नहीं घूमता, वो इस शेप में, इस टाइप से जाता है, इस टाइप से। तो याद रखना वो किस बल पर आधारित होता है? अभिकेंद्रीय बल पर। स्टूडेंट आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। जब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट तो इसमें एक टर्म्स आती है जिसको कहते हैं बल आघूर्ण, मोमेंट ऑफ फोर्स। दैट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। स्टूडेंट इसको समझिएगा, दैट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपके पेपर में शायद आपने आज से पहले इसको जाना भी नहीं होगा। मैं बड़े आसान से शब्दों में, बड़े आसान तरीके से मैं आपको क्लियर करता हूँ। जब हम बल आघूर्ण की बात करते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स, और इसको हम टॉर्क के नाम से भी जानते हैं, इसको हम टॉर्क भी कहते हैं, इस तरह से डिनोट करते हैं इसको हम, इस तरह से। दिस इज टॉर्क। क्लियर है स्टूडेंट? टॉर्क क्या होता है? कोई स्टूडेंट मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए फटाफट, फास्ट कमेंट करके, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए टॉर्क के बारे में आपने कभी जाना है? बल आघूर्ण क्या होता है? बताइए जल्दी फटाफट, बताइए फटाफट। देखिए स्टूडेंट जानते हैं इसको। देखो देखो मैं बता देता हूँ बड़े आसान से शब्दों में, बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाएगा। देखो बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः, परितः का मतलब होता है चारों ओर, घुमाने की प्रवृत्ति को ही बल आघूर्ण कहते हैं। किसी अक्ष के परितः एक बल का बल आघूर्ण उस बल के परिमाण तथा अक्ष से बल की क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। बल आघूर्ण टॉर्क, जिसे टी से यहाँ पे डिनोट कर रखा है, इसका फॉर्मूला है बल इनटू में आघूर्ण भुजा। इसका जो फॉर्मूला यहाँ पे बनता है, दिस इज टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू में डिस्टेंस।
सिंपल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? यहाँ पे नहीं दिख रहा, यहाँ पे लिख देता हूँ। टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, फोर्स इनटू में डिस्टेंस। देखो स्टूडेंट, किसी भी वस्तु में, किसी भी वस्तु को मूव करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बल लगाना होता है। जब किसी वस्तु में फोर्स लगाएंगे तभी तो वो आगे बढ़ेगी। तो ऐसे ही किसी वस्तु को गोल गोल घुमाने के लिए जो बल लगाया जाता है, दैट इज कॉल्ड टॉर्क। किसी रेखा को सीधी रेखा में चलाने के लिए उस पर बल लगाया जाता है, वो रेखा में, सीधी रेखा में भाग जाएगा। लेकिन किसी वस्तु को जब गोल गोल घुमाने के लिए उस पर बल लगाया जाता है, दैट इज कॉल्ड टॉर्क, दैट इज कॉल्ड बल आघूर्ण। किसी भी पिंड को एक अक्ष के परितः उसी वस्तु के चारों ओर घुमाने की प्रवृत्ति को ही बल आघूर्ण कहते हैं। यू नो पता है साइंस क्या चीज है, फिजिक्स क्या चीज है? टॉर्क उतना ज्यादा होगा जितनी ज्यादा फोर्स होगी। भाई टॉर्क बल आघूर्ण उतनी तेजी के साथ भगेगा जितनी ज्यादा फोर्स होगी। यस एंड नो? फोर्स के बढ़ाने से टॉर्क बढ़ेगा और डिस्टेंस के बढ़ाने से भी टॉर्क बढ़ेगा। यस एंड नो? तो हम फोर्स को नहीं बढ़ाते हैं, हम कहते हैं कि भाई हमें फोर्स नहीं लगानी, हमें बल नहीं लगाना, लेकिन हमें टॉर्क को बढ़ाना है। टॉर्क का मतलब यहाँ आप ऐसे समझिए कि कोई वस्तु गोल गोल घूम रही है, दैट इज कॉल्ड टॉर्क। हम कहते हैं कि हमें गोल गोल वस्तु को ज्यादा तेजी से और आसानी से घुमाना है, हमें फोर्स लगाए बगैर टॉर्क बढ़ाना है। तो सीधी सी बात है कि उसके डिस्टेंस को बढ़ा दो। स्टूडेंट, यदि किसी वस्तु का टॉर्क बढ़ाना है, किसी वस्तु को गोल गोल तेज घुमाना है, तो बिना फोर्स लगाए कैसे घूम सकती है? उस वस्तु का डिस्टेंस बढ़ा दो बस। प्रैक्टिकल समझते हैं, प्रैक्टिकल। देखो यू नो आपने देखा होगा, थोड़ा सा मैं इसको, हाँ देखो स्टूडेंट, आपके घर में चौखट होगी, चौखट में कब्जे लगे होंगे, और यहाँ आपकी ये किवाड़ लगी होगी इस तरह से। सही है? ये आपकी किवाड़ है, ये आपकी चौखट है। चौखट जानते होंगे, और ये आपके कब्जे लगे हैं इनमें। अब इसको कब्जे की वजह से आसानी से खुल जाती है, ऐसे घूम जाती है, ये टॉर्क ही तो है, ये ऐसे घूम जाती है यहाँ पे। लेकिन अब मैं कहूँ कि इन कब्जों को थोड़ा सा बड़ा कर दो, यहाँ पे लंबा कर दो। अब ये चौखट आसानी से घूमेगी या कठिनाई से घूमेगी? बिल्कुल आसानी से घूम जाती है। क्यों? क्योंकि हमने इन कब्जों का डिस्टेंस क्या कर दिया स्टूडेंट? बढ़ा दिया। डिस्टेंस क्या कर दिया? बढ़ा दिया। आइए हम इसको ऐसे भी समझते हैं, जैसे आपने हेडपंप देखा होगा, नल। सही है? अब नल को आप ऊपर से पकड़िए, जहां से वो शुरू होता है, जहां से वो सरिया वगैरह उसमें लगे रहते हैं, एक पाइप है उसका, ऐसे खींचिए उसको, जोर पड़ेगा। लेकिन आप उस नल के पाइप को लंबा कर दीजिए, फिर उसको नीचे से खींचिए, तो आसानी से खींचेगा कि नहीं खींचेगा? क्यों? क्योंकि पहले में डिस्टेंस कम था और दूसरी कंडीशन में डिस्टेंस क्या हो गया? ज्यादा हो गया। डिस्टेंस बढ़ाने से टॉर्क बढ़ जाता है और जिससे आसानी से वो चीज हो जाती है। क्लियर है स्टूडेंट? देखो इसमें एक चीज और बताता हूँ। आपने वो देखा चक्की पीसने वाली, जो आटा पीसने वाली जो चक्की होती थी, या दाल दलने वाली जो चक्की होती थी, दो पार्ट होते हैं पत्थरों के, बीच में से खाली स्थान सा होता है, उसमें लकड़ी का सा लगा रहता है, और एक साइड में कॉर्नर पे क्या लगा होगा? उसको घुमाने के लिए हैंडल लगा होगा। अच्छा, उस हैंडल को बिल्कुल बीच में क्यों नहीं लगाते, साइड में? क्योंकि बीच में अगर लगा दिया, हमें गोल गोल घुमाना है, टॉर्क हमें बिना फोर्स लगाए डिस्टेंस बढ़ाने से वो आसानी से घूमेगा। अगर बीच में लगा देते यहाँ पे, अब यहाँ से इसको ऐसे पकड़ के घुमाते तो जोर पड़ता। अब हमने इसको कहाँ लगाया है? यहाँ पे, जो आसानी से क्या हो जाएगा? घूम जाता है। डिस्टेंस बढ़ा दिया, और डिस्टेंस बढ़ाने से टॉर्क अपने आप बढ़ जाता है और वो तेज तेज घूमने लगती है। आपने चारा काटा होगा, जो भी स्टूडेंट वीडियो देख रहा होगा हमारा, जिस बच्चे ने भी चारा काटा होगा, जिसने नहीं काटा मैं उसकी बात नहीं करता। जब चारा काटते हैं, एक हैंडल तो छोटा उस मशीन में फिट है, ज्यादा जोर पड़ेगा, या एक लंबा है तो उसमें ज्यादा जोर पड़ेगा? जो छोटा वाला होगा स्टूडेंट उसमें ज्यादा जोर पड़ेगा, और जो लंबा वाला होगा उसमें कम जोर पड़ेगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा टॉर्क उतना ही ज्यादा होगा।
समझ आ रहा है ना? तो यही स्टूडेंट क्या होता है, बल आघूर्ण होता है। टी इज इक्वल टू फोर्स इनटू में डिस्टेंस, बल इनटू में आघूर्ण, ये सारा मतलब ही वही है। आइए हम इसमें थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है, आपको पता है। डिस्टेंस का होता है मीटर और बल का होता है न्यूटन, तो न्यूटन मीटर, और ये कैसी राशि है, सदिश राशि है। क्लियर है स्टूडेंट? देखो भैया, अब हम पढ़ने वाले हैं सिंपल मशीन, सरल मशीन के बारे में यहाँ पे जानेंगे। सिंपल मशीन क्या होती है कि यह बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है, वही गोल गोल घूमने वाले सिद्धांत पर कार्य करती है। सरल मशीन एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर किसी अन्य बिंदु पर रखे हुए भार को उठाया जाता है, जैसे उत्तोलक, घिरनी, आनतल, स्क्रू, जैक आदि। जिसमें बल ज्यादा ना लगाना पड़े और कार्य आसानी से हो जाए, जैसे जैक। जैक से गाड़ी की गाड़ियां उठ जाती है, क्या आप हाथों से गाड़ी को उठा सकते हैं? नहीं, लेकिन जैक में एक ऐसा सिस्टम तैयार होता है। सरल मशीन एक ऐसी युक्ति है जिसमें सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर किसी अन्य रखे हुए भार को क्या कर दिया जाता है, उठा दिया जाता है। आइए इसको समझते हैं कैसे। सबसे पहले इसमें दे रखा है उत्तोलक। उत्तोलक लीवर के बारे में हम जानते हैं कि लीवर क्या होता है, कैसे होता है, इसको जानते हैं। देखिए स्टूडेंट, ध्यान से समझना है इसको, बिल्कुल आसान और ट्रिक के माध्यम से समझाता हूं मैं सारी चीजें। क्लियर है स्टूडेंट? यहां तक देखो, उत्तोलक क्या होते हैं स्टूडेंट, लीवर क्या होता है। उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी कठोर छड़ होती है, कठोर रॉड होती है, दृढ़ कठोर कहते हैं, जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। उत्तोलक में 3 बिंदु होते हैं। समझने लायक बात यही है। एक होता है जी आलंब, क्या होता है, आलंब, और एक इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्लक्रम। यह निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है, उसे आलंब कहते हैं। आयास एफर्ट्स, उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसको आयास कहते हैं। और भार लोड क्या होता है, उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है अथवा रुकावट हटाई जाती है उसको क्या कहते हैं, भार कहते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ माय डियर स्टूडेंट, कैंची का। किसका लेता हूँ, कैंची का। अब कैंची में फ्लक्रम क्या होता है, एफर्ट क्या होता है, लोड क्या होता है, भार, आयास और आलम, इन तीनों से समझते हैं कैंची में। कैंची की शेप एंड साइज किस तरह से होती है आपको पता होगा। कैसे बनाऊं, ऐसे 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 ऐसे, इस तरह से, यही होती है ना कैंची। इस तरह से समझ लो, ऐसे तो होती है कैंची। ये पकड़ने का होता है, यहाँ से कटता है कोई भी चीज और बीच में से घूम जाती है, राइट। बात समझ आ रही है, नहीं आ रही यहाँ तक? तीनों को मैं कैंची के माध्यम से समझाता हूँ स्टूडेंट यहाँ पे फटाफट। आलंब, आलंब क्या होता है, कैंची जहां से घूमती है। आलंब, आलंब क्या होता है, कैंची जहां से घूमती है। दिस इज फर्स्ट नंबर। जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है उसको क्या कहते हैं, आलंब। कैंची यहां से पकड़ेंगे, ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो बीच में से घूमेगी, दिस इज 1 नंबर। आयास क्या होता है कि उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है। बल कहां से लगेगा, जब आप उसको पकड़ेंगे तभी तो बल लगेगा ना। तो मतलब ये जो पकड़ने वाली जहां से बल लगाया जाता है, दैट इज कॉल्ड 2 नंबर, दैट इज कॉल्ड एफर्ट। उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है, बोझ उठाया जाता है तो मतलब कार्य हो रहा है। और स्टूडेंट जो कार्य होता है उसको क्या बोला जाता है, लोड बोला जाता है। जहां से कोई भी चीज कटती है, कैंची जिस चीज को काटती है उसको क्या बोला जाता है, लोड। किसी भी कैंची के बीचों बीच में क्या होता है, फ्लक्रम। और जहां से हम पकड़ते हैं वो क्या होता है, आयास। और जहां से कोई चीज कटती है, काम होता है, दैट इज कॉल्ड लोड। इतनी बात आप समझ पा रहे होंगे स्टूडेंट इस उत्तोलक में। क्लियर है ना स्टूडेंट, क्लियर है? आइए हम इसको जानते हैं कि उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं। उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं इसमें। सबसे पहले होते हैं प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, दूसरे होते हैं द्वितीय श्रेणी के, और तीसरे होते हैं तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। इसको ट्रिक के माध्यम से भी समझाता हूं और प्रैक्टिकली यहाँ पे आपको कंसेप्चुअली भी समझाता हूँ, लॉजिकली भी समझाता हूँ। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक क्या होते हैं, उत्तोलक को या इंग्लिश में देख लेना, लीवर कहते हैं। इस वर्ग के उत्तोलक में आलंब, आलंब का मतलब होता है फ्लक्रम।
एफ से डिनोट करते हैं। आयास आयास होता है एफर्ट्स, जिसको ई से डिनोट करते हैं। और भार भार इसको हम लोड डब्ल्यू से भार वेट भी कहते थे। भार वेट के बीच में स्थित होता है। मतलब इसका जो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है उसी का एग्जाम्पल है कैंची, जिसमें भार कहाँ होता है स्टूडेंट, जिसमें भार कहाँ होता है। देखो इस वर्ग के उत्तोलक में आलंब, आलंब मीन्स फ्लक्रम, आयास और भार के बीच में होता है। दिस इज आयास 2 नंबर, दिस इज आयास एंड दिस इज भार। इन दोनों के बीच में है या नहीं है? आयास और भार के बीच में क्या है? आलंब है। तो इस वजह से दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। आपने देखा होगा कील उखाड़ने वाली जो मशीन होती है वो भी कहीं ना कहीं कैंची की तरह काम करती है। तो स्टूडेंट जो कील उखाड़ने वाली मशीन संडासी है, प्लास है, प्लास भी कुछ इसी तरह से काम करना, एक जगह पकड़ने की, एक जगह बीच में से घूमता है, एक जगह कोई भी काम करता है। और सीज झूला और साइकिल का ब्रेक और हेड पंप ये सारे किस नियम पर आधारित होते हैं? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक होते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? जब मैं स्टूडेंट अगली बात करता हूं द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक की। किसकी? द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। इस वर्ग के उत्तोलक में आलंब व आयास के बीच भार होता है। इसमें क्या होता है जी? इस वर्ग के उत्तोलक में फ्लक्रम व आयास के बीच में क्या होता है? भार होता है। जो यहाँ पे 3 नंबर होता था, जो वर्क होता था वो क्या होता है? मतलब जहां से वर्क होता है वो कहाँ होता है? बीच में। इस वर्ग के उत्तोलक में आलंब व आयास के बीच क्या होता है? भार होता है। इस प्रकार के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक। अच्छा ये चीज छूट गई है, इसको मैं बताता हूँ। इसके उदाहरण है सरोता, नींबू निचोड़ने वाली मशीन। अच्छा नींबू निचोड़ने वाली मशीन क्या है स्टूडेंट? नींबू निचोड़ने वाली मशीन के बारे में बताइए। देखो जहां हम काम करते हैं, जहां से हम पकड़ते हैं, आयास तो यहीं रहेगा, लेकिन जो हम काम करते हैं वो आगे चला गया। सही है? ये इसमें आपको दिया है कि इस वर्ग के उत्तोलक में आलंब और आयास के बीच में क्या होता है? भार होता है। इसमें भार कहाँ होता था? तीसरे नंबर पर होता था, लेकिन इसमें कहाँ होता है? बीच में होता है। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक क्या होते हैं? इस वर्ग के उत्तोलक में आलंब भार के बीच में आयास होता है। इसके बीच में क्या होता है? आयास। चिमटा, चिमटा देखा आपने? अरे चिमटा तो जानते होंगे, चिमटे की मार नहीं लगी क्या कभी? जब चिमटा देखा है, चिमटे को कहां से पकड़ते हैं? बीच में से, साइड, आगे से या पीछे से? माय डियर, चिमटे को जो कार्य किया जाता है वो बीच में से पकड़ के किया जाता है। तो याद रखना, इसमें पकड़ने वाला यहाँ पे है, दूसरे में पकड़ने वाला यहीं पे था, लेकिन तीसरे में पकड़ने वाला बीच में आ गया, और कार्य होता है आगे से, और ये वाली चीज कहाँ जाएगी? पीछे आ जाएगी। क्लियर है? समझ लोगे स्टूडेंट? लेकिन इसमें एक चीज दे रखी है यहाँ पे कि भी इस प्रकार के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ 1 से अधिक होता है। 1 के बराबर भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है। इसके उदाहरण कैंची वेची वेची ये सब है। इसका मतलब क्या है? 1 से कम, 1 से ज्यादा, और ये सब। देखो आप इसको ऐसे समझिए, तराजू है ना, तराजू, तराजू भी इसी का एग्जाम्पल है। यहाँ पे ये 2 पलटे हैं मेरे पास, सही है? ये बीचों बीच में भी रह सकती है तराजू, तराजू इधर भी मूव हो सकती है और तराजू इधर भी मूव हो सकती है। जब बीचों बीच में रहे तो समझ लेना 1 है। ट्रिक बता रहा हूँ स्टूडेंट, वैसे तो इसके फॉर्मूले से चीजें निकल के आती हैं। जब मैं बात करता हूँ ट्रिक के माध्यम से, बीचों बीच में 1 है, अगर इधर मुड़ गया तो समझ लेना कम हो सकता है, और एक तरफ मुड़ गया तो ज्यादा हो सकता है। तो ये 1 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 1 से कम भी हो सकते हैं, और 1 के बराबर भी हो सकते हैं, जैसे इसमें बीचों बीच में था। स्टूडेंट डिस्टरबेंस तो नहीं हो रहा ना? पीछे से आवाज तो नहीं आ रही माइक में? एक बार रिस्पॉन्ड करिएगा। आवाज तो नहीं आ रही पीछे से? नॉइज तो नहीं आ रहा? ओके, देखिए द्वितीय, इस प्रकार के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक होता है।
जब आप नींबू निचोड़ते हैं तो आप ऐसे याद रखना, एक ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूँ, वैसे तो फॉर्मूले हैं वो आपको फिजिक्स की फिर की जो हमने सीरीज चला रखी है वहाँ देखने को मिलेंगी वो सारी चीज़ें, प्रैक्टिकल और लॉजिकली कैसे होता है। नींबू निचोड़ा तो कोई ना कोई कार्य तो किया, जब आपका कार्य हो रहा है तो कहीं ना कहीं लाभ तो होगा। तो जब आपने नींबू को निचोड़ा तो लाभ तो हुआ आपको, तो इसका मतलब एक से अधिक लाभ होता है। अब चिमटा है, यहाँ पे तीसरे में क्या है, चिमटा, और यहाँ पे क्या होता है, लाभ एक से कम होता है हमेशा। क्या होता है, लाभ हमेशा एक से कम होता है। अब इसको कैसे समझेंगे, यू नो चिमटे से दो तो समझ गए होंगे, तीसरा तो इसका अपोजिट वैसे भी हो जाएगा, याद रखना। लेकिन चिमटे से आपको फायदा होता है कि नुकसान होता है? अगर मैं मेल की बात करूं तो मेल को तो नुकसान होता है और फीमेल को फायदा होता है। फीमेल का उनसे हाथ नहीं जलता, लेकिन मेल की खैर खबर लेने के लिए चिमटे, बेलन और फूकने का ही प्रयोग किया जाता है। यस नो? तो इस वजह से आपका भैया नुकसान हो रहा है, तो लाभ आपको नहीं होगा। तो इस वजह से याद रखना कि इसमें यांत्रिक लाभ कैसा होता है, एक से कम होता है। सही है, ये हमने उत्तोलक के बारे में जाना। अगला होता है जी गुरुत्व केंद्र। क्या होता है स्टूडेंट? गुरुत्व केंद्र, जिसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, चाहे वस्तु जिस स्थिति में भी रखी जाए। वस्तु का भार गुरुत्व केंद्र के ठीक नीचे की ओर कार्य करता है, अतः गुरुत्व केंद्र पर वस्तु के भार के बराबर ऊपरी मुखी बल लगाकर हम वस्तु को संतुलित रख सकते हैं। मतलब बहुत सिंपल है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है? किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां पर उस वस्तु का समस्त भार होता है। जैसे स्टूडेंट, मैं किसी भी ह्यूमन बींग्स की बात करने लगूं तो किसी भी ह्यूमन बींग्स की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो उसकी नाभि में होती है। बिल्कुल बीचों बीच, जहां से आपका कोई भी, देखो संतुलित, ये शब्दों से अंदाजा लगा लिया करो, जहां पर कोई भी चीज संतुलित हो रही है। जैसे इस मार्कर को मैं यहाँ पे ठहराना चाहूँ, इसको ठहराना चाहूं तो इसके बीचों बीच में देखो, इसके बीचों बीच में इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगी। वही चीज है, थोड़ा सा बस घुमा के दे रखा है, ये भाषा का समझने का फर्क है। वस्तु का भार गुरुत्व केंद्र के ठीक नीचे की ओर कार्य करता है। आपको पता है गुरुत्वीय बल क्या होता है, कि जब किसी वस्तु को ऊपर उछाला जाता है तो पृथ्वी उसे अपने केंद्र की तरफ, नीचे की तरफ खींचती है, दैट इज कॉल्ड गुरुत्वीय केंद्र की तरफ नीचे की ओर कार्य करता है, दैट इज कॉल्ड गुरुत्वीय बल, गुरुत्व केंद्र। संतुलन के प्रकार दे रखे हैं। संतुलन 3 प्रकार के, एक होता है स्थाई, एक होता है अस्थाई और एक होता है उदासीन। स्थाई को कहते हैं स्टेबल, अस्थाई को कहते हैं अनस्टेबल और उदासीन को कहते हैं माय डियर न्यूट्रल। स्टूडेंट, स्थाई संतुलन की जब मैं बात करता हूं तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के नाम से इसको हम जानते हैं। यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित किया जाए और बल हटाते ही पुनः पूर्व स्थिति में आ जाए, ऐसी संतुलन को स्थाई संतुलन कहते हैं। जैसे मानो आपने ये लटका रखा है, प्रैक्टिकल समझते हैं, आपने किसी धागे से इसको लटका रखा है और मैंने इसको ऐसे धक्का दे दिया तो अपने स्थान पर अपने आप वापस आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड स्थायी संतुलन। बात समझ आई? अब मैंने इसको लटका के नहीं रखा, अब ऐसे ही कहीं रख रखा है और मैंने इसको धक्का दे दिया, इस पर थोड़ी सी फोर्स लगा दी, तो कहीं ना कहीं ये विस्थापित होगा और विस्थापित छोड़ने पर वह पुनः संतुलन की अवस्था में ना आए, इसी जगह पर नहीं आएगा, तो ये कैसा होगा? अस्थायी संतुलन होगा। उदासीन क्या होता है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है, कि यदि वस्तु को संतुलन की स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित करने पर उसका गुरुत्व केंद्र उसी ऊंचाई पर बना रहता है और छोड़ देने पर वस्तु अपनी नई स्थिति में संतुलित हो जाती है, तो उसका संतुलन उदासीन होता है। मतलब आप इसको ऐसे समझिए, मैं आपको प्रैक्टिकल समझाता हूँ। हाँ, क्या लें एग्जाम्पल। हाँ देखो, यही चीज है, इसी से ही लेते हैं, और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे मैंने इनको ऐसे धक्का दिया तो अपनी स्थिति में आ गया, अब मैंने इसको धक्का दिया तो अब दूसरी स्थिति में चला गया, कहीं भी गया, दैट इज कॉल्ड असंतुलन स्थिति। अब मैंने उसको ऐसे धक्का दिया लेकिन इसने इस स्थिति को छोड़ के अपनी इसी स्थिति को पकड़ लिया, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल पोजीशन, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। मतलब हटाने के बाद, उसको विस्थापित करने के बाद, गुरुत्वीय केंद्र उसी ऊंचाई पर बने रहने के बाद छोड़ देने पर वह अपनी नई स्थिति को प्राप्त कर लेता है, उसी स्थिति में आ जाता है, दैट इज कॉल्ड उदासीन कहलाता है। ये सब दे रखी हैं स्थायी संतुलन की शर्तें। किसी वस्तु को स्थायी संतुलन के 2 शर्तों का होना आवश्यक है। वस्तु का गुरुत्व केंद्र अधिकाधिक नीचे होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, और गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर
रेखा वस्तु के आधार से गुजरनी चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल आप ग्रेविटी में पढ़ेंगे स्टूडेंट। आपने देखा होगा जब आप पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो थोड़ा सा झुक जाते हैं। जब आप पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो आप झुक जाते हैं। क्यों झुक जाते हैं? क्योंकि गुरुत्व केंद्र से होने वाली रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आधार से गुजरती है। इसी वजह से अपने शरीर की बैलेंस बनाने के लिए आप थोड़ा सा झुक जाते हैं। जब आप ऊंचाई से नीचे उतरते हैं तो आप झुकते नहीं हैं, आप सीधे खड़े हो सीधे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर सब यही मामला होता है। बात समझ आ रही है तो बोलो स्टूडेंट फटाफट। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट? क्या इस लूसेंट का कुछ फायदा हो रहा है? क्या आप घर पर भी इसको दोहराते हैं, पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं? बताइए स्टूडेंट फटाफट। आगे बढ़ें थोड़ा सा स्टूडेंट। जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है ना। अगला चैप्टर आ गया कार्य, ऊर्जा और शक्ति। क्या आ गया जी? कार्य, ऊर्जा और शक्ति, वर्क, एनर्जी एंड पावर। देखिए छोटा सा चैप्टर है इसमें, ये इसको समझ लेते हैं लूसेंट का। वर्क, एनर्जी एंड पावर। स्टूडेंट वर्क क्या होता है? कार्य की माप लगाए गए बल और बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। क्या अगली क्लास में करें इसको? स्टूडेंट अगली क्लास में करें इसको? आज छोटी सी क्लास रहने देते हैं, अगली क्लास में करेंगे स्टूडेंट्स। कार्य, ऊर्जा और शक्ति को अगली वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट आज की क्लास में आपने आघूर्ण के बारे में जाना, टॉर्क के बारे में जाना, और उसके अलावा सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल और भी बहुत सारी चीज़ें, उत्तोलक, लीवर क्या होते हैं, प्रथम श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के, तृतीय श्रेणी के। अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा फटाफट मुझे। जो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक होते हैं उनमें यांत्रिक लाभ कितना होता है? प्रथम श्रेणी के, कैंची का एग्जाम्पल दिया था, तराजू बीचों बीच में, एक तरफ ज्यादा भी हो सकता है, एक तरफ कम भी हो सकता है। याद आया? ये तराजू एक तरफ कम भी हो सकता है तो कम है, एक से कम भी, एक से ज्यादा भी, और एक भी बीचों बीच में रहेगा। तो फिर दूसरा, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में मैंने बताया था, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में नींबू निचोड़ने वाली जो मशीन होती है, नींबू से हमेशा फायदा होता है तो एक से ज्यादा होता है। चिमटा तुम्हारे मेल के लिए खतरनाक है भैया, खतरनाक है, तो आपको कम फायदा होगा तो एक से कम होता है। ये बहुत सारी चीजें हमने जानी थी स्टूडेंट। कौन कौन किस किस के एग्जाम्पल है आप इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट। आज की क्लास में आपसे जुड़कर मुझे बहुत ही शानदार लगा, बहुत ही अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है कि आपको हमसे जुड़कर बहुत अच्छा लगता होगा स्टूडेंट। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर हमें रिस्पॉन्ड करिएगा, बताइएगा स्टूडेंट। तो आज की क्लास में आपका और हमारा मिलन इतना ही था। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, अगले एपिसोड का हमारा इंतजार करिएगा स्टूडेंट। तो दोस्तों हमारे चैनल का नाम है क्रेजी कीड़ा, जो साइंस की लूसेंट की मिटा देगा आपकी सारी पीड़ा। तो दोस्तों मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूं, अगर आपने जो भी नया स्टूडेंट आज हमारे साथ जुड़ा हो, अगर उसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे अगली आने वाली नोटिफिकेशन आपके साथ तुरंत शेयर हो जाती है और आपको तुरंत पता पड़ जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो मैं बार बार आपसे नहीं कहूँगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। एक बार मैं आपका पुनः फिर से धन्यवाद करता हूँ। हमसे जुड़ने के लिए आपका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। फिर अगली क्लास में मिलते हैं स्टूडेंट। ओके, बाय 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 बाय, सी यू आफ्टर सम टाइम, सी यू ऑन टुमारो। ओके, बाय 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 स्टूडेंट, बाय 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 बाय, गुड बाय, लव यू ऑल स्टूडेंट।